हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव। एटीए ऑफिशियली एप्लीकेशन पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज एक बहुत अच्छी क्लास हम लेकर आए हैं और राजस्थान इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान इतिहास आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला सबसे अहम टॉपिक, और उस टॉपिक में भी खूब सारी जो चीज़ें हैं, सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब आपको एक एक पॉइंट करके हम इस राजस्थान के इतिहास की क्लास को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे जो टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उन टॉपिकों को कवर करते हुए हम आप पूरे राजस्थान इतिहास को एक नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में, अपडेटेड इतिहास जो पूरा चेंज हुआ है वो भी पुराना इतिहास के साथ भी एक बहुत अच्छे लेवल के साथ हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। आप सभी लोग बिल्कुल बहुत आसानी से इस इतिहास की क्लास को समझ सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आप सभी दोस्तों का मेरी क्लास में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज एक बहुत अच्छा और बेहतरीन टॉपिक जिसमें हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं और आपको एक इतिहास को एक अच्छे तरीके से जानने के लिए टॉपिक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। आइए देखिए, हम चर्चा जो करेंगे वो चर्चा कर रहे हैं राजस्थान इतिहास पर। राजस्थान और राजस्थान का इतिहास। साथियों, इतिहास, राजस्थान इतिहास के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब राजस्थान इतिहास की जो बात करें प्यारे साथियों, तीन पार्ट बेसिकली राजस्थान इतिहास के होते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो इतिहास है साथियों, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। बहुत अच्छा टॉपिक है प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है और यहाँ से हर एक परीक्षा में बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। आज मैं आपको पूरी क्रांति की एक पूरी रूपरेखा जो है वो समझाने वाला हूं। बड़े ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। देखिए साथियों, कोई भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें उस टॉपिक की जो भूमिका है उसको पहले जानना पड़ेगा। उस टॉपिक का अर्थ क्या है वो जानना पड़ेगा। आखिर 1857 क्रांति क्यों हुई ये जानना पड़ेगा। इस क्रांति में किस किन लोगों का क्या क्या किरदार रहा है, कहाँ कहाँ हमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सब चीजें जाननी पड़ेंगी। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के टॉपिक की। तो मेरे साथ आप भी इस टॉपिक का आनंद लीजिए, समझिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले जो कि मैंने लिखा है आपके सामने 1857 की क्रांति, तो सर मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी ये इस सन में हुई थी, 19वीं सदी में लगभग। 1857 उस समय सन था और उस सन में जो क्रांति हुई तो इसीलिए इसका नाम, टॉपिक का नाम क्या पड़ता है, 1857 की क्रांति। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक शब्द की और शब्द का नाम है क्रांति। साथियों, ये क्रांति जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है, क्रांति आखिर लोग क्यों करते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले बात सुनिए, क्रांति आखिर लोग क्यों करते हैं। आज की परिभाषा अगर मैं दूं वर्तमान की, तो अपने किसी भी मनुष्य के या जनता के या राज्य के या कोई गांव के, शहर के, किसी भी जगह के अगर मानव के अधिकारों का हनन होता है ना, अधिकारों का मतलब फंडामेंटल राइट्स, आपके अगर फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों का अगर हनन होता है तो अधिकारों के हनन के खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है उसे हम क्रांति कहते हैं साथियों, है ना। अब मान लीजिए आपका कोई पेपर में सवाल आया, वो सवाल आपकी नज़र में सही है, आरपीएससी ने गलत माना है, तो आप उसके खिलाफ रिट लगाओगे, क्रांति करोगे। ठीक है, जैसे वर्तमान में एक बहुत मुद्दा चल रहा है एसआई भर्ती को रद्द लेकर, तो जगह जगह आपने बैनर्स भी देखे होंगे, तो क्रांति, हम आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो मनुष्य के अधिकारों का हनन होना और वो मनुष्य उन हनन हुए अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाना ही क्रांति कहलाता है। अब कहोगे सर 1857 ईस्वी में ऐसे कोई मनुष्य के पास अधिकार नहीं थे जो उनके हनन हो और हनन होने के बाद वो आवाज उठाए। बिल्कुल मानता हूं इस चीज को कि उस समय की बात है, उस समय किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय अधिकार दिए ही नहीं गए थे साथियों, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन
बाद में बना है हमारा। और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उस लोगों के जब शासन प्रणाली थी साथियों, राजा था, राजा की जनता होती थी, राजा के अपने कुछ नियम थे और जनता के भी कुछ नियम थे। तो जो जनता को अधिकार प्राप्त थे एक राजा से, उन अधिकारों का ही हनन होने लगा, तो ही लोगों ने ये क्रांति की। और काफी सैनिकों द्वारा ये क्रांति की गई थी, क्योंकि धर्म के प्रति कहें, और जैसे कोटा में जन विद्रोह हुआ था तो वहां लोगों के प्रति कहें अत्याचारों की भावनाएं थी, और उन अत्याचारों को दबाने के लिए हमारे देश में पहली बार एकजुट हुए लोग, पहली बार क्रांति की भावनाएं उठी। अब ध्यान से सुनना, तो मैं क्रांति का जो अर्थ निकालना चाह रहा हूं, क्रांति की परिभाषा बताना जो आपको चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी मनुष्य का, शहर का, गांव का, राज्य का, जब जो काफी लंबे समय से एक रेगुलर नियम चल आ रहे हैं, उन नियमों में जब बदलाव होता है या उनके अधिकारों को कम किया जाता है या उनको अपने ही जगह असुरक्षित महसूस होते हैं, तो वो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इसी चीज को हम क्रांति कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्रांति की परिभाषा लिख सकता हूं कि मानव के अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों का हनन करने पर जो आवाज उठाई जाती है उसे हम क्रांति कहते हैं। क्रांति कहते हैं। तो ये तो एक क्रांति की मेरी नजर में एक छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल समझते हुए चलना है ना। आपको पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से, फैक्ट याद नहीं करने, फैक्ट भी याद करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन फैक्ट के साथ साथ आपको पूरे टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। हर एक शब्द के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे तो अधिकारों के हनन के खिलाफ जो हुई वो से हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की क्रांति के साथियों यहाँ पर, और 1857 में जो क्रांति हुई राजस्थान में, उस क्रांति की हम बात कर रहे हैं। ये मैंने क्रांति की, तो 1857 की जो राजस्थान में क्रांति हुई, उस क्रांति का प्रमुख कारण मैं अगर आपसे एक पूछूं तो प्रमुख कारण क्या रहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर वो सुअर की चर्बी वाले कारण, तो नहीं दोस्तों, वो तत्कालीन कारण थे। कारण में और तत्कालीन कारण में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपसे कि ये क्रांति होने का एक प्रमुख कारण क्या था? एक मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा रीजन क्या था इस क्रांति होने का? क्यों लोगों ने ये क्रांति की? तो इसका एक प्रमुख रीजन मैं आपसे अगर पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? बता सकते हो कि प्रमुख कारण क्या रहा होगा? तो देखिए साथियों, जब 18वीं की बात हो रही है, उस समय क्या होता है कि मैं आपको पूरी चीजें समझा रहा हूं, आप समझते हुए चलना। इस टॉपिक को बिल्कुल आप हॉरिजॉन्टल मोड पे फोन को रख के, ईयरफोन लगा के मेरी चीजों को आराम से सुन भी लोगे तो बहुत अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्रांति का टॉपिक पढ़ना शुरू किया है तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए साथियों, 1857 क्रांति। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल आई होगी और आनी भी चाहिए कि सर आखिर ये क्रांति हुई क्यों? प्यारे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आखिर ये क्रांति हुई क्यों? इसके पीछे सर बड़ा कारण, एक प्रमुख कारण, कोई भी विद्रोह ऐसे नहीं होता है, किसी भी चीज का अगर बदलाव होता है तो ऐसे नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। आज भी अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई चीज का बदलाव करते हैं, हमारे संविधान में भी कोई चीज का बदलाव करते हैं, तो उसके पीछे भी एक अहम रीजन होता है, कारण होता है, तभी हम ये चीज कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं, एक सवाल होता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख मेन रीजन, प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण क्या रहा होगा 1857 की क्रांति का? इस बात को समझोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अगर इतिहास की बात करूं तो साथियों, इतिहास में 3 किरदार हैं। 3 किरदार कैसे? देखिए, मैं बात करूं इतिहास में 1200 ईस्वी से पहले की, अब मैं 1400 ईस्वी मान सकते हो, 1400 ईस्वी से पहले की, तो 1400 ईस्वी से पहले पूर्णतः हिंदू साम्राज्य था हमारे यहाँ पर, हिंदू साम्राज्य था।
1400 के लगभग 1300-1400 ईस्वी के बाद यहाँ पर मुगल आए और मुगलों ने हमारे यहाँ पर शासन किया, तो हिंदू और मुगलों में आपस में लड़ाइयाँ हुई। लेकिन जैसे ही 1800 ईस्वी आती है, साथ ही 19वीं सदी आती है, 1800 सन आती है, उसमें हमारे यहाँ पर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज। और अंग्रेजों के आने से हमारे यहाँ पर पूरे तंत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ। हमारा तंत्र किस पर काम कर रहा था, हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो किस पर काम कर रही थी। देखिए भाई, हमारी व्यवस्थाएं काम कर रही थी, रियासत होती थी, राजा, एक राजा होता था और राजा होता था रियासत का, रियासत क्योंकि रियासती काल था, रियासत। और इस राजा के कुछ मंत्री संतरी होते थे, मंत्री कह सकता हूं मैं, सामंत कह सकता हूं मैं, सामंत, ठिकानेदार, ठेकेदार सब होते थे। और इनके नीचे जो काम करती थी वो करती थी प्रजा। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र था और काफी लंबे समय से ये सब चीज चलती आ रही थी कि राजा होगा, राजा के नीचे कार्यरत व्यक्ति रहेंगे और उनके नीचे प्रजा काम करेगी। इनका भी अपना एक सिस्टम था कि भाई हाँ, प्रजा के ये अधिकार हैं, प्रजा वहां पर जा सकती है, घूम सकती है, बोल सकती है, बैठ सकती है, राजा के ये नियम आएंगे। तो वो सब चीज, जनता बड़ी खुश थी उन सब चीजों से। हालांकि मुगलों ने आकर, लेकिन मुगलों ने कभी भी जनता को नहीं, राजा और मुगलों में आपस में लड़ाइयां हुई। लेकिन प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ा बदलाव आया जब हमारे यहां पर कौन आए, भारत में अंग्रेज आए। क्या आए? अंग्रेज। और आपको पता है, अंग्रेज जो भारत में आए थे वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। और अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई थी, एक व्यापार के उद्देश्य से ये भारत आए थे। तो साथियों, ये अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों के ने अपनी नीतियां स्थापित करनी थी यहां पर। तो ऐसा तो है नहीं अंग्रेज आज भारत में आए और कल ये अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर देंगे। काफी लंबे समय से जो चला आ रहा है, राजस्थान का राजा, प्रजा, मंत्री, उस तंत्र में बदलाव करना अंग्रेजों के लिए आसान काम नहीं था। किसी के घर में भी हम अगर सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले हम अच्छे बनकर जाएंगे, बाद में हमारी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे व्यक्तियों को नजर आने लगती हैं। फिर अगर हम अच्छे हैं तो उस घर में स्थायी रूप से रहेंगे, लेकिन हमारी कमी तो फिर हम घर से निकाले जाएंगे। तो यही सेम अंग्रेजों ने किया। सबसे अच्छा प्रदर्शन सबसे पहले राजाओं के सामने किया। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो क्रांति प्रमुख कारण बना है, ये राजा व अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी साथियों, संधियां जो हुई थी, वो संधियां ही ये प्रमुख कारण रहा 1857 की क्रांति का। मैं तत्कालीन कारण नहीं बता रहा, मैं आपको प्रमुख कारण पर बात कर रहा हूं। तो ये एक प्रमुख बड़ा कारण था जो राजा और इनके बीच आपस में क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा मेरी नजर में। और आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी। हम टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत कुछ जानेंगे इन चीजों के बारे में। आप कहोगे सर, एक बात हमारे दिमाग में और आ रही। मैंने पूछा भाई क्या, और आनी भी चाहिए। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि सर राजा रियासत थी, प्रजा थी, धन था, राजा के पास दौलत थी, सब कुछ। आखिर इन राजाओं को इन अंग्रेजों के साथ संधि क्यों की? एक राजा के पास ऐसी कौन सी कमी थी कि उस कमजोरी के तहत इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियां की? क्योंकि ताकत भरोसे तो संधि कर नहीं सकते थे भाई। राजा के पास भी अपनी सेना होती है, अपना एक ओहदा था बहुत बड़ा, पैसा था, धन दौलत थी, रानियां थी, सब था। फिर भी उस राजा ने उन अंग्रेजों को अपने घर में पनाह क्यों दी? बड़ा कारण है, सोचने का कारण, सोचने पर है। अब पनाह क्यों दी, इसके पीछे जब सवाल पूछा गया तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है साथियों। क्या है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल EIC कंपनी के तहत यहां पर अंग्रेज आए और राजाओं से हाथ मिलाया। अब राजाओं के अधिकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे कम कर दिए। अंग्रेजों ने अपनी नीतियां स्थापित, हालांकि वो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद हुआ था, वो मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा आपको। लेकिन सर, जो आप कहना चाह रहे हो कि राजा के पास क्या कमी थी जो इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया? देखिए साथियों, मैं भारत की बात करूं तो उस समय, मैं यहीं पर समझा देता हूं क्योंकि एक ही स्लाइड में आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, मैं अगर बात करूं प्यारे दोस्तों भारत की, तो भारत में उस समय की अगर मैं बात करूं, मैं
एग्जैक्ट मैप नहीं बना रहा, समझाने के लिए एक मैं आपको छोटा सा एक मैपिंग के आधार पर कुछ चीजें बता सकता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हाँ देखिए, ये भारत था अपना, और भारत में EIC कंपनी आई साथियों, EIC। मैं राजस्थान की बात करूंगा। EIC कंपनी के तहत राजाओं ने संधि की, तो राजाओं के पीछे ऐसे क्या कारण। मैं राजस्थान की बात करूं तो प्यारे साथियों देखिए, दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। भारत में दक्षिण भारत की बात करूं तो एक जाति आती थी मराठा, ये दक्षिण भारत में थी। और उत्तर भारत की बात करूं मैं, उत्तर भारत में एक जाति थी पिंडारी। ये दो जातियां, एक प्रमुख सा कारण सा बताना चाह रहा हूं मैं आपसे। मराठा और पिंडारी ये दो जातियां थी। इन दोनों जातियों का जो मेन कार्य था वो लूटपाट करना था। क्या था? लूटपाट। किसी भी राज्य में गए, लूटपाट करके वापस, अधिकार करना नहीं था, लूटपाट करना था। बड़ी संख्या में मराठा और बड़ी संख्या में पिंडारियों के डर से बहुत बड़ा आतंक, एक मैं कह सकता हूं पूरे भारत में इनका माहौल था भाई, इनका दबदबा था। पता लग जाए कि मराठाओं का आक्रमण हुआ है तो राजा, जो छोटे राजा थे, छोटी रियासतें थी, वो अपने आप को समेट लेती थी और वहां पर बड़ी लूटपाट होती थी। अंग्रेजों को समझ में आई एक बात कि भाई अगर इन राजाओं के घर में प्रवेश करना है तो कुछ ना कुछ अहम रीजन हमें देने होंगे। तो प्यारे साथियों, राजाओं ने इन मराठाओं और इन पिंडारियों के से छुटकारा पाने के लिए, बताया जाता है कि किनके साथ संधि की, अंग्रेजों के साथ संधि की। कारण और भी हैं बहुत सारे, क्योंकि अंग्रेजों ने भी दो संधियां की थी, सहायक संधि, आश्रित पार्थों की संधि। दोनों कॉन्सेप्ट अभी समझाने वाला हूं मैं आपको, इसी अभी देखना। तो इन मराठा और पिंडारियों के आतंक से बचने के लिए जो छोटी रियासतें थी, जो राजा थे, वो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला बैठे कि आप हमारी सहायता कीजिए, इनसे आप चाहे हमारे घर में रह लीजिए। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने बड़ी रियासतों पर भी कब्जा किया, छोटी रियासतों पर भी कब्जा किया, और अंग्रेजों और राजाओं के बीच 1817-18 में लगभग राजस्थान की सभी राजाओं ने संधियां कर ली। अब अंग्रेज संधि कर लेने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी दिन में ही ये सारी स्थापित हो गई, काफी समय लगा। लगभग 100 साल के बाद प्लासी 18 युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों को भारत में आए हुए 100 साल कंप्लीट हो चुके थे, और 100 साल के शासन के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीतियां स्थापित कर दी और भारत में अपने एक मजबूत पदों को स्थापित कर दिया। तब अंग्रेजों ने अपने असली रूप दिखाना शुरू किया। राजाओं को कहा कि भाई साहब, अब आप साइड में हो जाइए, अब हम कार्य करेंगे आपकी रियासत में, हमारी सेना कार्य करेगी, हम जैसे चाहेंगे वो नीतियां स्थापित करेंगे। और इन्हीं चीजों से परेशान होकर राजस्थान की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ, राजस्थान के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया, और इसी विद्रोह को हम 1857 की क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्रांति कहते हैं। आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पॉइंट टू पॉइंट लिख भी दूंगा आपके लिए ये सारी चीजें। तो देखिए, मैं आपके लिए एक एक चीजें यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाए। क्या लिख देते हैं? सबसे पहले तो देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं कि क्रांति का प्रमुख कारण। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको। मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। तो जवाब में क्या देना पड़ेगा? राजस्थान, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में, यहां पर भी मैं राजस्थान लिख, क्रांति का प्रमुख कारण राजस्थान के राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि करना, ये प्रमुख कारण रहा कि राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ क्या करना साथियों? संधि करना। दूसरी चीज पूछी जाएगी आपसे, सर संधि का कारण। दूसरी चीज पूछी जाए, संधि का कारण, संधि करने का कारण क्या कारण रहा?
ऐसे कि राजाओं ने इनके साथ संधि की। तो संधि का कारण जब आपसे पूछा जाए तो संधि का कारण भारत, और भारत में कितनी जातियां मैंने बताई, 2। एक तो मराठा, और मराठा कहां पर थे साथियों, दक्षिण भारत, और एक थे पिंडारी। पिंडारी, पिंडारी कहां थे प्यारे दोस्तों, उत्तर भारत। तो मैं कह सकता हूं यहां पे नीचे यहां पर लिख देता हूं कि मराठा व पिंडारी जातियों के आतंक से बचने के लिए राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि प्रस्ताव किया। तो राजा और अंग्रेजों के बीच जो संधि का प्रस्ताव हुआ था उसका प्रमुख कारण रही ये 2 जातियां, एक तो मराठा साथियों और एक पिंडारी साथियों। ये दोनों ही जातियां क्या करती थी साथियों, लूटपाट कार्य करती थी। इन दोनों जातियों का अधिकार क्षेत्र में जब भी आ जाते थे तो लूटपाट का कार्य करते थे। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब अंग्रेजों ने राजाओं को कैसे बहलाया, यानी कि मैं बात कर लूं संधि पर, तो देखिए संधि, अंग्रेजों की संधियां, अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां, अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां। देखिए संधि 2 प्रकार की थी प्यारे दोस्तों, एक तो 1803 में संधि हुई, एक 1817 या मैं कह सकता हूं 1817-18। 2 संधि प्रस्ताव अंग्रेजों के राजाओं के लिए आए थे, एक 1803 में और एक 1817-18 में। 1803 में जो संधि आई थी वो सहायक संधि थी दोस्तों, सहायक संधि लेकर आए थे अंग्रेज। और 1818 में जो लेकर आए थे वो आश्रित पार्थव्य की संधि। तो ये 2 प्रकार की संधि अंग्रेजों ने यहां पर लेकर आए, आश्रित संधि और सहायक संधि साथियों, है ना। इन 2 प्रकार की सहायक संधि क्या थी, सहायता देने के लिए, मराठा और उनके सहायता देने के लिए, और ये सहायक संधि लेकर आए थे 1803 में, और 1817-18 में जो संधि लेकर आए थे वो आश्रित पार्थव्य की संधि लेकर आए थे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि राजाओं के द्वारा जो सबसे ज्यादा संधि की गई वो आश्रित पार्थव्य की संधि की गई थी, ना कि 1803 वाली सहायक संधि। ये कौन सी रियासत ने सबसे पहले की, सबसे बाद में की, हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्रांति का टॉपिक है, हम इसको पूरी भूमिका के साथ पढ़ेंगे, पूरी मतलब डिटेल्स के साथ इन सब टॉपिकों को पढ़ेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो देखिए मैं पूछूं आपसे कि सहायक संधि के जनक कौन है, तो आप क्या नाम लोगे, लॉर्ड बेलेजी। सहायक संधि के जो जनक हैं, वो जनक कौन है साथियों, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो हैं वो इस सहायक संधि के जनक हैं। लेकिन संधिकर्ता, ये तो जनक हैं सहायक संधि के, लेकिन संधिकर्ता जो है साथियों ये संधिकर्ता हैं, संधिकर्ता। तो संधिकर्ता जो हैं वो मेटकोप हैं, मेटकोप। मेरी बात सुनना ध्यान से। संधि का जो प्रस्ताव बनाया कि भाई राजाओं के साथ इस प्रकार से संधि करो, ये राजा अपने अंडर में इस प्रकार से आ सकते हैं, तो पूरी प्लानिंग जो की वो की पूरी किसने, लॉर्ड वेलेजी ने, इसलिए क्या कहलाए, जनक। और इस संधि को लागू करवाने के लिए जो संधिकर्ता है किसको भेजा, मेटकोप को भेजा। तो 1803 ईस्वी में जब लॉर्ड वेलेजली ने ये संधि का प्रस्ताव रखा, मेटकोप जब राजाओं के बीच आए, कहा कि भाई हमारी ये संधियां हैं, हम आपकी इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं,
हमारी सेना इन पिंडारी मराठाओं के साथ लड़ सकती है, पहले हम लड़ाई करेंगे फिर आपके ऊपर आने देंगे। इस प्रकार की पूरी बातें राजाओं को बताई गई। और राजाओं में मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपको बताना है कि सहायक संधि करने वाली सबसे पहले भारत की रियासत 1803 में सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत कौन थी? फिर राजस्थान पे आऊंगा। भारत की पहली रियासत, और उस रियासत का नाम है साथियों कौन सी? हैदराबाद। कौन सी रियासत है? हैदराबाद। ये हैदराबाद जो रियासत थी, इसने सबसे पहले इस सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए 1803 ईस्वी में ही। और अगर यही प्रश्न मैं तुमसे पूछूं कि वो राजस्थान की कौन सी रियासत थी, क्योंकि हम क्रांति का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो राजस्थान की जो सबसे पहली रियासत थी जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, वो रियासत बता सकते हैं क्या कौन सी थी साथियों, जिसने यहां पर हस्ताक्षर किए? और ये बिल्कुल बताओ। हाँ, तो राजस्थान की देखो आश्रित पार्थों की संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी, ये तो राजस्थान में की नहीं, वो थी करौली। कौन सी थी साथियों? करौली। जो आश्रित पार्थों की संधि की थी 9 दिसंबर 1817 ईस्वी में ही सबसे पहले जो संधि करने वाली रियासत थी राजस्थान की, वो करौली थी। और सबसे अंत में जो संधि की थी राजस्थान की, वह रियासत जो सबसे अंतिम संधि की थी, वो थी साथियों सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। और सिरोही ने की थी साथियों 1823 ईस्वी में संधि की थी। सिरोही के शासक उस समय कौन थे? सैसपाल थे। और करौली के रियासत साथियों कौन थे उस समय? मदन पाल जो थे, उन्होंने हरबख्श पाल सिंह करौली के रियासत शासक थे। कौन थे? हरबख्श पाल जो शासक थे वो करौली के थे और सिरोही के सहसमल थे। सिरोही के शासक कौन थे? सहसमल, जिसने इस संधि को किया। तो अंग्रेजों संधि हुई तो भारत में सबसे पहले हैदराबाद ने की, राजस्थान में सबसे पहले करौली के हरबख्श पाल ने की 1817 में, और राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत जो संधि करने वाली थी वो 1823 ईस्वी में कौन सी थी? सिरोही। और इसके शासक सहसमल थे। कौन थे साथियों? सहसमल थे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं बात करूं आश्रित पार्थव की संधि की, कि आश्रित पार्थव संधि के जनक कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे साथियों इसके जनक। तो आश्रित पार्थव की संधि के अगर प्यारे साथियों आपको जनक पूछा जाए तो कौन आएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं इस आश्रित पार्थव की संधि के क्या कहलाते हैं? जनक। जबकि सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेजी। और सबसे जो कामयाब संधि रही, सबसे ज्यादा जिस संधि को किया गया वो आश्रित पार्थव की संधि थी। ये 1817 ईस्वी में 18 ईस्वी में लगभग राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अब ये क्रांति तो 1857-58 ईस्वी में होगी साथियों, 1857-58 में जाकर होगी क्रांति तो, लेकिन 1817-18 में इन्होंने संधि पूरी यहां पर कर ली थी। हालांकि अंग्रेज इससे पहले आ गए थे, 1800 ईस्वी से पहले 1700 ईस्वी में समथिंग अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। तो ये संधि आपको याद रखनी है कि अंग्रेजों और राजाओं के बीच ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे दोस्तों, कि दो प्रकार की संधि हुई थी 1803 में और 1817-18 में। तो दोनों ही प्रकार की संधि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। बताइए, कर पाओगे याद? बहुत अच्छी बात है, बोलो कर पाओगे? चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये उतार लिया होगा आपने, नोट करके एक बात याद रखनी है आपको। अंग्रेज सबसे पहले 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद यहां पर लगभग आए हैं। प्लासी के बाद भी उन्होंने बाड़ी का युद्ध, अना साथियों, बेदारा का युद्ध लड़ा, बहुत सारे युद्ध भी लड़े, लेकिन मैं बात करूं मेन युद्ध की 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। देखिए यहां पर ध्यान देना है, 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद
1857 ईस्वी क्रांति तक अंग्रेजों के भारत में लगभग 100 साल पूर्ण हो चुके थे। काफी लंबा समय होता है 100 साल, लगभग एक पीढ़ी पूरी अंग्रेजों की भारत में रह हो चुके थे। तो 1857 क्रांति तक अंग्रेजों ने अपनी पूर्ण नीतियां भारत में स्थापित कर दी थी। अपनी लगभग पूर्ण नीतियां भारत में उसने स्थापित कर दी थी। और एक बड़े नीति के साथ जब 1857 की क्रांति हुई तब लगभग 100 वर्ष बीत चुके थे अंग्रेजों को भारत में रहते हुए। तो 100 वर्षों में तो इंसान, भाई साहब आप समझ पा रहे हो, उस देश की भाषा समझने लग जाता है, उस देश की लोगों से रूबरू हो चुका था, अपनी पूर्णतः पग जमा चुका था यहां पर भारत में। तो इन अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हो रही थी, इस अंग्रेजों के खिलाफ इन अंग्रेजों को भारत से निकालने का जो सपना क्रांति देख रहे थे वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि लगभग 100 साल तक यहां पर अंग्रेज रह चुके थे। तो वो भारतीयों की हर एक चीज से वाकिफ हो चुके थे कि किस प्रकार इनको दबाया जाएगा और किस प्रकार इनसे अत्याचार करने की पूर्ण नीतियां उनको पता थी और अपनी संपूर्ण नीतियां यहां पर स्थापित किए थे। अब इन अंग्रेजों को बाहर भगाने का कार्य जो क्रांतिकारियों ने अपने ऊपर उठाया था वो इतना आसान नहीं था। भारत के लोगों को 100 साल बाद समझ में आया कि भाई साहब ये व्यापारी लोग हैं और व्यापार करने आए हैं, ये आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। ये बात पहले अगर पता होती तो शायद 1817-18 में वो राजाओं के द्वारा अंग्रेजों को अपने घर में पनाह नहीं देते। और राजाओं का साथ मिलने के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किए हैं। उन्हीं अत्याचारों की जो आवाज उठी है वो 1857 की क्रांति में आपको बहुत अच्छे से दिखा भी होगा। ठीक है साथियों, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। उतारो एक बार इसको फटाफट से। ठीक है, यहां पर मैं एक नोट और लिखूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा साथियों। नोट, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा 1803 ईस्वी में अजमेर में मैत्रिक संधि के साथ शासन शुरू किया। तो ये मैत्रिक संधि थी जो शासन शुरू किया था। सबसे पहले अंग्रेज राजस्थान में जहां पर प्रवेश करने आए थे वो अजमेर था इनका ठिकाना। ठीक है साथियों, अब देखो, अब हम आगे की कुछ संस्थाओं की बात करेंगे। 1857 क्रांति में धीरे धीरे वो 6 छावनियां कब आएंगी सर, नसीराबाद कब आएंगे, बहुत कुछ इससे पहले जो क्रांति वाले टॉपिक में है वो तुम्हें जानना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ना है साथियों। मैं गारंटी राजस्थान इतिहास आप एक बार पढ़ोगे, लेकिन हर एक चीज आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए एक बात करता हूं मैं, उस समय की जो सबसे बड़ी अंग्रेजों की संस्था थी वो थी राजपुताना, क्योंकि उस समय राजस्थान का नाम क्या था, राजपुताना नाम था। तो राजपुताना रेजिडेंसी, तो राजपुताना जो रेजिडेंसी थी वो राजपुताना रेजिडेंसी क्या है, समझो इस चीज को।
अंग्रेजों की एक संस्था जो हर एक राज्य में कार्य कर रही थी। राजस्थान में जो कार्य कर रही थी उस संस्था का नाम था राजपुताना रेजिडेंसी, क्योंकि राजस्थान का उस समय जो नाम था वो राजपुताना नाम था। और इस राजपुताना जो रेजिडेंसी थी ये पूर्णतः अंग्रेजों की एक बड़ी संस्था थी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना सबसे पहले कहां पर होती है? देखना साथियों, 2 प्रश्न इसमें आते हैं। तो राजपुताना रेजिडेंसी की जो स्थापना होती है, वो स्थापना कब और कहां होती है? कौन व्यक्ति मुझे बताएगा? सबसे पहले इसकी जो स्थापना होती है वो सन 1818 ईस्वी में, और प्यारे दोस्तों कहां पर होती है? दिल्ली में होती है, दिल्ली में। क्योंकि 1818 में संधियां कर ली थी राजाओं ने, और राजाओं ने संधियां करने के बाद राजस्थान पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एक संस्था बनाई जिसको राजस्थान का नाम राजपुताना था, और राजपुताना रेजिडेंसी के नाम पर की। लेकिन इसकी स्थापना कहां पर की साथियों? दिल्ली में की, और इसका प्रथम अधिकारी डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया साथियों। इस स्थापना दिल्ली में की, और इसका जो अधिकारी बना था सबसे पहले अधिकारी, वो अधिकारी कौन बना था? डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी, ऑक्टरलोनी। तो डेविड ऑक्टरलोनी इस संस्था के राजपुताना रेजिडेंसी के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आप कहोगे सर 1832 ईस्वी में, हमने तो अजमेर में सुना है। प्यारे साथियों, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाएगा कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना सबसे पहले कहां पर होती है? आप कहोगे सर अजमेर में होती है। नहीं, मैं अगर तुमसे पूछूं राजपुताना रेजिडेंसी की राजस्थान में सबसे पहले स्थापना कब होती है, तो आप सही आंसर दोगे 1832 ईस्वी अजमेर। लेकिन मैं पूछा जाऊं कि इस राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना सबसे पहले कहां होती है, तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों दिल्ली में होती है 1818 ईस्वी में, और इसका मुख्य अधिकारी जो बना था वो डेविड ऑक्टरलोनी बना था। 1818 के बाद प्यारे साथियों अब देखना, अब क्या होता है कि उस समय डेविड ऑक्टरलोनी जो हैं, डेविड ऑक्टरलोनी जब राजपुताना रेजिडेंसी थे तो उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह भी थे। आप बता सकते हैं कि दिल्ली के मुगल बादशाह उस समय कौन थे? है भाई, बता सकते हो क्या दिल्ली के मुगल बादशाह? तो मैं बता दूं आपको, देखिए डेविड ऑक्टरलोनी जब दिल्ली में बैठते थे राजस्थान के लिए, इस समय इसके समकालीन, समकालीन का मतलब तो हिस्ट्री तुमने पढ़ी होगी तो जानते हो, समान समय में इसके समकालीन दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे? बता दो रे, कौन थे साथियों? बादशाह शाह आलम। कौन थे प्यारे दोस्तों? मैं यहां पर लिख देता हूं, देखना, बादशाह शाह आलम। दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे? बादशाह शाह आलम, शाह आलम। तो बादशाह शाह आलम उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण बात प्यारे साथियों, 1804 ईस्वी में इस बादशाह शाह आलम के द्वारा इस डेविड ऑक्टरलोनी को कब? 1804 ईस्वी में एक उपाधि दी गई थी प्यारे दोस्तों, उपाधि। और देखना एरो का निशान देखना, किस ओर, यानी कि बादशाह शाह आलम उपाधि किसको दे रहे हैं? डेविड ऑक्टरलोनी को, जो राजस्थान के राजपुताना रेजिडेंसी के मुख्य अधिकारी थे। और उपाधि दी गई थी नासिर की। उपाधि किसकी दी गई थी साथियों? नासिर की। इंपोर्टेंट चीज है, याद रखना है साथियों। यहां पर बादशाह शाह आलम ने इन्हें नासिर की उपाधि से सम्मानित किया था 1804 ईस्वी में। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, है ना? ओके, अब देखना है, अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि सर 1818 में तो ठीक है, यहां पर राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हो गई, दिल्ली में हो गई, डेविड ऑक्टरलोनी को हमारे राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी बना दिया गया। उस समय दिल्ली में मुगल सत्ता भी थी और बादशाह शाह आलम उस समय बादशाह भी थे, मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह ने इनको एक नासिर की उपाधि भी दी थी, याद रखना है। अब यहां पर राजपुताना रेजिडेंसी का दूसरा रूप मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं, आप समझना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीजें हैं साथियों, है ना? देखिए समझिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो राजपुताना रेजिडेंसी हमारी, इसके बारे में देखना,
यहां पर सन 1832 ईस्वी, 1832 ईस्वी राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंस, क्योंकि राजस्थान अब नाम लिख रहा हूं, ये वर्तमान राजस्थान नाम है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन उस समय नाम राजपुताना था। तो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की गई, अजमेर में की गई। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछूंगा मैं तुम्हें। चलो ये बात तो तुम याद रख लोगे सर, 1818 दिल्ली में हुई, 1832 अजमेर में हुई, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये दिल्ली से और अजमेर स्थानांतरण करने का जो कार्य किया था इस रेजिडेंसी को, इस संस्था को, वो कार्य एक दिल्ली के गवर्नर जनरल ही कर सकते थे उस समय, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी दिल्ली में बैठते थे। तो मेरा आपसे सवाल यह रहेगा कि जब ये रेजिडेंसी राजस्थान में आई 1832 ईस्वी में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्योंकि इस संस्था का स्थानांतरण करने का कार्य जो था वो गवर्नर जनरल ने किया था, और ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन विद्यार्थी मुझे ये बताएगा कि इसके गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? देखिए, तो मैं यहां पर बिल्कुल हाईलाइट करके आपको समझा दूं और आपको भी याद रखना है। इस समय का मतलब 1832, मैं लिख सकता हूं 1832 में भारत के गवर्नर जनरल, मैं इसको बाद में शॉर्ट में जी और जी से संबोधित करूंगा, गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? बताओ। विलियम, यहां पर साथियों याद रखना, विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग यहां के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल मैं यहां पे लिख सकता हूं विलियम बेंटिंग थे, और इन्हीं ने ही इस संस्था को क्या किया था, यहां पर स्थानांतरित करने का क्या किया था साथियों? कार्य किया था। और मैं बता दूं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज, कि जब राजपुताना रेजिडेंसी अजमेर में स्थापित होती है तो एक बड़ा सवाल यहां से पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत इस राजपुताना रेजिडेंसी के साथ अजमेर में शुरू होती है। तो मैं यहां पर एक चीज और लिखूंगा, ये तो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। तो मैं यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज आपके यहां पर ऐड करूंगा इसमें, और वो ऐड क्या करना चाह रहा हूं मैं, कि इस समय से अजमेर से राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। यानी कि इसी समय से अजमेर में अंग्रेजी शिक्षा की क्या मानी जाती है साथियों? शुरुआत मानी जाती है। तब से अंग्रेजों की एक बड़ी संस्था अजमेर में स्थापित हुई है। तो मेरे दोस्तों बात ध्यान से सुनना, इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आपको यहां पर, कि उस समय यहां पर अंग्रेजों की जब ये संस्था बनी तो उस समय यहां पर अंग्रेजों अधिकारी कौन था? तो ये आपसे मैं पूछूंगा और ये अंग्रेज अधिकारी आप मुझे बताओगे कौन था राजस्थान के, यानी कि एजीजी कौन थे? देखिए, जब ये 1832 ईस्वी में अजमेर में आई तो यहां पर नया पद सृजन किया गया, और वो नया पद का था, और एजीजी हमारे उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। हालांकि वो मैं आगे लिख दूंगा आपके लिए, लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा। हाँ, ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। 1845 ईस्वी में इस संस्था का अस्थाई मुख्यालय माउंट
आबू बनाया गया। समझना साथियों, मैं समझाऊंगा। माउंट आबू में बनाया गया। क्यों बनाया गया अस्थायी मुख्यालय माउंट आबू में? और साथियों एक चीज और याद रखनी है, अस्थायी मुख्यालय बनाया गया और ब्रिटिश काल में राजस्थान में सबसे पहले अगर नगर पालिका कहीं स्थापित की गई तो वो नगर पालिका भी माउंट आबू में ही स्थापित की गई थी 1845 ईस्वी के समय। देखो बड़े धैर्य से पूरी बातें दोबारा सुननी है आपको मेरी बातें, क्योंकि राजपुताना रेजिडेंसी एक अहम मुद्दा है राजस्थान का और यहां से प्रश्न निकल कर आते हैं। राजपुताना रेजिडेंसी से कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, निश्चित गलत नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं पूरी चीजें, ध्यान से सुनो। जब 1818 की बात कर रहा हूं, जब राजस्थान में अंग्रेजों के साथ पूर्णतः संधि हो गई थी, सुनना मेरी बात दोस्तों, पूर्णतः संधि हो गई थी, होने के बाद अंग्रेजों ने सोचा अब राजस्थान के लिए हमारी एक ऐसी एजेंसी हम तैयार करें जो हमारे पूरे राजस्थान को चला सके। उस समय गवर्नर जनरल जो हमारे थे साथियों, दिल्ली के गवर्नर जनरल आपको पता ही है कौन थे, लॉर्ड, मैंने आपको लिखवाया यहाँ पर, गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भाई साहब ने सोचा कि राजस्थान का नाम उस समय राजपुताना है, तो राजपुताना का भी नाम बना रहे, लोगों को खुशी भी मिले, तो हम एक संस्था बनाते हैं जिस संस्था का नाम है राजपुताना रेजिडेंसी। कहा कि ठीक है, लेकिन हम इसका मुख्यालय अभी दिल्ली में रखेंगे, क्योंकि अभी हम अगर वहां पे संस्था करवाएं तो क्या पता लोगों में द्वेष भावना हो, लोगों की सोच बदल जाए। तो 1818 ईस्वी में इन्होंने राजपुताना रेजिडेंसी के नाम पर ही एक राजस्थान की एक संस्था बना दी, जिनको दिल्ली में ही रखा 1818 ईस्वी में, और कहा कि इसका मुख्य अधिकारी के रूप में डेविड ऑक्टर लोनी को बना दिया गया। डेविड ऑक्टर लोनी राजस्थान के एक प्रथम मुख्य अधिकारी, जो राजस्थान की अंग्रेजी संस्था थी उसके मुख्य अधिकारी बने। प्यारे दोस्तों, इस समय दिल्ली का जो राजा था वो बादशाह था, मुगल बादशाह, क्योंकि मुगल सत्ता थी, और वो बादशाह शाह आलम था। बादशाह शाह आलम ने इनके सम्मान में एक 1804 ईस्वी में उपाधि दी नासिर की। ये आपको अलग से फैक्ट याद रखना है। लेकिन जब दिल्ली के जब भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने लगभग 12-14 साल बाद यानी 1832 ईस्वी में इस राजपुताना रेजिडेंसी के मुख्यालय को सीधा राजस्थान में सबसे बड़ा, सबसे पहले मैत्रिक रियासत के साथ संधि। देखो इसे एक चीज पढ़ा यहां पर आपको कि राजस्थान में अंग्रेजों ने जो 1803 ईस्वी में सबसे पहले अजमेर के साथ मैत्रिक संबंध बनाए, मित्रता के संबंध। तो राजस्थान में जो सबसे विश्वासी जो लोग रहते थे, जो सबसे विश्वासी रियासत थी वो अजमेर थी। तो इन्होंने 1832 ईस्वी में इस मुख्यालय को अजमेर ही शिफ्ट कर दिया। कहा कि भाई आप अजमेर में, अब ये मुख्यालय वहीं से स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहीं से सारे काम होंगे, और हम राजस्थान को एक हमारा अधिकारी देंगे जिसका नाम एजीजी होगा। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, आगे लिखवाऊंगा इसकी फुल फॉर्म भी मैं, एजीजी होगा। और उस समय पैट्रियंस को राजस्थान का एजीजी बनाकर और 1832 ईस्वी में इनका मुख्यालय अजमेर में तैयार कर दिया जाता है और रेजिडेंसी के साथ इन्हें अजमेर शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई, गर्मियों के दिनों में अंग्रेजों को अजमेर में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। तो कुछ सालों बाद 1845 ईस्वी में एक अस्थायी मुख्यालय के रूप में ये माउंट आबू चले जाते थे गर्मियों के समय में। 6 महीने वहां रहते, 6 महीने यहां रहते, और माउंट आबू में इन्होंने अपनी नगर पालिका स्थापित कर दी। अंग्रेजों के जहां रहेंगे, तो राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका स्थापित हुई थी वो 1845 में हुई थी, और कहां पर हुई थी? माउंट आबू में। तो यहां पर लिख देता हूं मैं स्टार करके, क्योंकि आपको उतारना भी है ये सारी चीजें। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, और नगर पालिका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू, क्योंकि वहां पर अस्थायी मुख्यालय बन चुका है। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको पूरी यहां से एक अच्छे लेवल पर याद रखनी। ठीक है, तो याद रखोगे। हाँ चलो, तो 1865 के बाद ये 6 माह अजमेर में और 6 माह यहां पर। आगे की बात करूं तो आगे देखिए, तो 3 चीज याद रखनी है। 3 चीज क्या? 1818 स्थापना कहां पर हुई? दिल्ली। 1832 स्थानांतरित कहां पर हुआ? अजमेर। 1845 अस्थायी मुख्यालय कहां बना? माउंट आबू। और 1865 ईस्वी में ये नियम बनाया कि 6 माह अजमेर और 6 माह
माउंट आबू, माउंट आबू में रहेंगे, अजमेर में सर्दियों के दिनों में, सर्दी में, और माउंट आबू में गर्मी में, गर्मी में। तो ये 6 माह का जो शेड्यूल बना वो 1865 ईस्वी से बना। तो ये बात अपने को अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, और ये तीनों बातें, तीनों चारों सन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न निकलकर आगे आता है। बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। और उस समय स्वीकृत किया गया था राजस्थान के गवर्नर जनरल ने राजस्थान का एक पद स्वीकृत किया गया था, एजीजी का। एजीजी का जो पद होता है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद होता है। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बोलिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां तक की कोई चीजों में परेशानी हो तो बताइए क्या? चलो तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप उतारिए इन चीजों को। हाँ तो साथियों, चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे साथियों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रांति में आगे बढ़ते हैं हम। तो 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं पहले ही लिखवा देता हूं आपको, क्रांति शुरू करने से पहले, जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए लिखिए, ऊपर हेडिंग लगाना है अपने को, 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य मैं पहले याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले इन चीजों को हम याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, आइए एक एक महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के जीजी गवर्नर जनरल कौन थे। पहला महत्वपूर्ण तथ्य मैं लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ लिखते चलिए। 1857 क्रांति के समय भारत के जी, मैं ब्रैकेट में एक बार फिर लिख देता हूं, गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के जो गवर्नर जनरल के पद पर थे वो कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के गवर्नर जनरल। मैं आपसे पूछूं, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, देखना है, 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी कौन थे? और एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और वो थे साथियों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पूरा नाम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पहले ये मेवाड़ रियासत के पीए भी रह चुके थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जब ये एजीजी बने तो उस समय ये मेवाड़ रियासत के पीए थे साथियों। मेवाड़ जो रियासत है, रियासत जो बेसिकली उदयपुर बोलते हैं, मेवाड़ रियासत के क्या थे? पीए। पीए क्या होता है? पीए आपको पता है, ये जो एजीजी होता है इसका जो गवर्नर एजेंट होता है वो पीए कहलाता है। तो मेवाड़ रियासत के पीए भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद राजस्थान के पहले एजीजी आपको पता है क्या कौन है? मेजर लॉकेट। आपको बता दूं मैं, मेजर लॉकेट। ठीक है, उसके बाद हमें यहां से और महत्वपूर्ण तथ्य, उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? चलो बता सकते हैं क्या आप? देखिए, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन महारानी का क्या नाम था साथियों? विक्टोरिया।
क्रांति की जो योजना बनाई थी, हाँ साथियों ध्यान दो, प्यारे साथियों, जो क्रांति की योजना, तो ये महारानी, मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं आपको, महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखना है। 1857 क्रांति की योजना, और योजना बनाने वाले प्यारे दोस्तों आपको दो व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण याद रखना है। एक का नाम क्या है साथियों? एक का नाम याद रखना है रंगोजी बाबू, और एक का नाम आसिम अल्लाह। रंगोजी बाबू और आसिम अल्लाह। रंगोजी बाबू, रंगोजी बाबू और एक आसिम अल्लाह। आसिम अल्लाह, आसिम अल्लाह, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रांति बनाने का या क्रांति की योजना बनाने का, यहां पर की योजना बनाने का जो श्रेय जाता है वो इन दोनों के पक्ष में जाता है। साथियों तीसरा फैक्ट, 1857 क्रांति का निश्चित समय, निश्चित समय, 1857 की क्रांति का जो निश्चित समय था वो निश्चित समय कौन सा था ये आपको बताना है, ठीक है? तो वो था 31 मई 1857। निश्चित समय था साथियों कौन सा? 31 मई 1857। तो क्रांति का एक निश्चित जो समय रखा गया था, वो क्रांति का निश्चित समय 31 मई 1857 को रखा गया था। बोलो ये चीजें आपको याद रहेंगी साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, और इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। मैं तो ये फैक्ट लिखवा रहा हूं एक एक, ये परीक्षा में आने के योग्य फैक्ट हैं, और आपको इन तथ्यों को बड़े महत्वपूर्ण करके ही याद रखने हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले अपने को इन तथ्यों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रमुख सेनापति कौन था? हाँ, तो प्रमुख सेनापति के बारे में आपको बताना है। तो EIC कंपनी का जो प्रमुख सेनापति था साथियों वो जॉर्ज एनिसन थे, याद रखना है। तो 18, मैं एक और लिख देता हूं इसमें, 1857 में EIC का सेनापति, और सेनापति था जॉर्ज एनिसन। एनिसन, जॉर्ज एनिसन जो थे वो यहाँ के सेनापति के रूप में क्या कर रहे थे साथियों? कार्य कर रहे थे। तो मैंने जो आपको प्यारे साथियों पूरी जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति की जो ये पूरी बातें एक बार दोबारा से मोटे मोटे तौर पर मैं रिपीटेड कर देता हूं आपको। तो कौन कौन सी बातें हैं देखना एक बार। हमने सबसे पहले जो अब क्रांति शुरू करेंगे, बस अब 6 सैनिक छावनियों पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने ये पूरी जो भूमिका पढ़ी है, इस पूरी भूमिका को आपको पता होना चाहिए। हमने शुरू में जो हमारा टॉपिक लिया वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का लिया साथियों। भारत के राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, और एक एक फैक्टों को, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं, और इन चीजों के बारे में आपको महत्वपूर्ण करके मैं बताने भी वाला हूं। तो यहां तक की बात आपको शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गई होंगी, और आगे की भी चीजें मैं आपको इसी प्रकार से मैं बहुत महत्वपूर्ण करके पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई चीजें। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।